मुलाकात आपकी करवाते हैं साद आफरीदी साहब से। बहुत मशहूर ब्रांड है, नंबर 1 ई-कॉमर्स ब्रांड सर, सेंस एंड स्टोरीज। मुझे याद है कि जब मैं इंटरव्यूज दे रहा था तो एक कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने पूछा कि आप अपने आप को 5 साल में किधर देखते हैं। तो यूजुअली लोग आंसर करते हैं कि मैं अपने आप को देखता हूँ एज अ हेड ऑफ मार्केटिंग। तो मैंने कहा कि जो है ना वो सीईओ के अलावा कोई पोजीशन समझ नहीं आती। और फिर सेंस एंड स्टोरीज का जन्म हुआ, और ये कोई इत्तेफाक था या इट वाज द थर्ड प्रोडक्ट? मैं तो फ्रेग्रेंसेस में आ जाता बहुत पहले, लेकिन मुझे इस इंडस्ट्री के साथ 2 मसले थे। एंड यू स्टार्टेड विद दराज, कोई फेसबुक एंड देन फिर शॉपिफाई, ऐसे ही? मुझे याद है मुझे एक बार दराज के सीईओ ने बताया कि जो उनकी 11-11 ही कैंपेन थी, उन्होंने $, उसका बजट रखा था। मेरे पिछले 15 साल के कंसल्टिंग के एक्सपीरियंस में, और जैसे अब आपके साथ चंद माह हो गए, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्व की जो मुझे दूसरी जगहों पे बहुत कम देखने को मिलती। हमारी इतनी बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी की वजह से हमारे मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं। पाकिस्तान has gone from bad to worse. पाकिस्तान तो उसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर एक शख्स को एंटरप्रेन्योर ही बनना है तो व्हाट शुड ही डू इन हिज टीनेज, देन हिज 20s 30s? इस चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा लिंक कर दें अपनी मईशत के साथ और अपने इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के साथ भी, तो मेरे ख्याल में हमारा ये मुल्क जो है ना वो दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इम्पैक्ट कास्ट। जैसा कि आपको पता है कि हम सिर्फ उन मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनके साथ या तो मेरा पर्सनल ताल्लुक़ रहा हो, या मैंने उनसे पढ़ा हो, या मैंने उनके साथ काम किया हो। अच्छा, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, तो इनसे मेरी पहली मुलाकात 2017 में हुई। एक मुख्तसर सी मुलाकात थी। फिर उसके बाद फेसबुक पे और लिंक्डइन पे हम लोग ऐड हुए, एक दूसरे की पोस्ट को हम देखते रहते थे। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 2024 में किसी पोस्ट पे मैंने कमेंट किया और मैंने इनसे कहा मुझे आपके 20 मिनट चाहिए। तो इन्होंने मुझे 20 मिनट दिए, और उन 20 मिनटों में हमें अंदाज़ा हो गया कि हम साथ में काम कर सकते हैं। और इनकी एक अच्छी बात ये हुई कि जैसे ही वो डिसाइड हुआ उन 20 मिनटों में, तो उसके फ़ौरन बाद हमने जो है ना वो एक MOU साइन किया और हमारा काम स्टार्ट हो गया। तो जो एंटरप्रेन्योर की एक ज़बरदस्त स्किल होती है कि वो इमीडिएट एग्जीक्यूशन करता है। जब बात समझ आ जाए, डिसीजन जब हो जाए, तो उसके बाद इमीडिएट एग्जीक्यूशन होती है। वो कैरेक्टर ट्रेड इनके अंदर मुझे नज़र आई उस वक्त भी, और उसके बाद भी मैंने बहुत दफ़ा देखा। तो मुलाकात आपकी करवाते हैं साद आफरीदी साहब से। बहुत मशहूर ब्रांड है, नंबर 1 ई-कॉमर्स ब्रांड सर, सेंस एंड स्टोरीज। इसके अलावा एग्जिट बेस और वर्ड्सप्रेन्योर। जी बिल्कुल। तो ये 3 करंटली एक्टिव आपके ब्रांड हैं, और इससे पहले भी आपने बहुत कुछ किया। तो मैं चाहूँगा पहले तो ये वाली बात बताएं कि ये उमूमन ना कहते हैं ना कि एनालिसिस पैरालिसिस वाला इशू हम सबके साथ होता है, और मेरे साथ भी बहुत होता है कि बाज़ औक़ात हम सोचने में टाइम निकाल देते हैं। तो आपके अंदर ये थिंग डन वाली जो है वो कैरेक्टर ट्रेट कैसे पैदा हुई कि बस जब समझ आ जाए तो बस अब करना है? जी, इसमें वो कहते हैं ना कि जब भी फैसले तो इंसान बहुत सारे ले रहा होता है, अब उसको कितनी स्पीड में लेना है उसके लिए 3-4 फैक्टर। एक तो उस फैक्टर की वो जो फैसला ले रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। अच्छा, अब वो कॉस्ट रिवर्सिबल भी है या नहीं है, और उसके प्रोज और कॉन्स आप जो है वो कर लेते हैं। फिर आपकी एक गट फीलिंग भी होती है। तो मेरा ये है कि जहाँ पर भी मैं 80% श्योर हो जाऊँ ना, तो वहाँ पे तो मैं एग्जीक्यूशन में बोलता हूँ कि अगले दिन हो जाए, यानी एक भी दिन मैं नहीं रुकता। जहाँ पर इस किस्म के फैसले हों कि आपको लगे कि यार ये एक ही बार होना है, ये फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी कंपनी का लोगो चेंज करना है, अब जाहिर सी बात है ये कोई आसान काम नहीं है, तो इस पर हम लोग एक बहुत वक्त हमने लगाया था इसको अपडेट करने में। इसी तरह अगर किसी प्रोडक्ट का नाम रखना है, अब आपको पता है कि ये आसान नहीं है। तो लेकिन ये कि वंस द स्ट्रैटेजी इज डन, तो फिर तो मेरे ख्याल में हर एक को जो है वो यानी रेस देनी चाहिए और थ्रॉटल पे रखना चाहिए पैर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने अपने उस्ताद से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये सुन्नत थी कि जब उनको समझ आ जाती थी कोई बात, यानी जो फैसला हो जाता था, तो फिर एग्जीक्यूशन बहुत तेज़ होती थी। तो आप उसी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं माशाल्लाह। और जैसे ताइफ का वाक़या भी है ना कि जब उनको समझ आ गया तो फिर उन्होंने फ़ौरन से जाके सरदारों को दावत दी। वो नहीं माने तो और लोगों को दावत दी, और फिर करते करते अल्लाह ताला ने मिना में मदीने के लोगों से मिलवा दिया।
अच्छा, अब हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बताएं बैकग्राउंड कि आईबीए से अमूमन जब लोग पढ़ते हैं, देखें एंटरप्रेन्योरशिप में जो कॉस्ट है वो जाहिर सी बात है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी बड़ी होती है उसकी कॉस्ट भी बड़ी होती है। अब आपके पास आईबीए का बीबीए भी और एमबीए भी, तो आपके पास बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। एक बंदा होता है ना कि कहीं जॉब भी वैसी नहीं मिल रही, तो उसके लिए आसान होता है कि यार अब कुछ नहीं करना तो यही करना है। तो आपके लिए तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई होगी कि यार आप बहुत अच्छी जगह जा सकते थे, लेकिन आपने चूज़ किया, और वो भी ई कॉमर्स। और उस दौर में तो ई कॉमर्स ऐसा था कि कोई भी मतलब स्टार्ट कर सकता था, और वो लोग कहते थे पर ठीक है बस तस्वीरें लगानी और काम शुरू करना है। तो आपने कैसे यानी ये सोचा कि यार जॉब नहीं करनी और ई कॉमर्स से स्टार्ट करना है? और अच्छा, इसमें एक तो मैंने यानी आईबी से ग्रेजुएट करने के बाद 1 साल मैंने जॉब की है। ठीक है जी। और अच्छा, इसमें मुझे याद है कि जब मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था तो एक कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने पूछा कि आपको आइडियली कौन सी आप अपने आप को 5 साल में किधर देखते हैं। तो यूजुअली लोग आंसर करते हैं कि मैं अपने आप को देखता हूँ एज अ हेड ऑफ मार्केटिंग या सीनियर हेड ऑफ मार्केटिंग। तो मैंने कहा कि मुझे जो है ना वो सीईओ के अलावा कोई पोजीशन समझ नहीं आती। अच्छा, उसकी एक वजह है, वो सिर्फ ये नहीं है कि सीईओ के पास अल्टीमेट पावर्स होती हैं, लेकिन मुझे ओवरऑल एज अ बिजनेस उसको होलिस्टिकली देखने का बहुत शौक था और मैं उसको एंजॉय करता था। और सब्जेक्ट्स में भी मुझे सारे सब्जेक्ट्स में पसंद, यानी मैं शौक से पढ़ता था, जिसमें एचआर हो गई, फाइनेंस हो गई, मार्केटिंग हो गई। और मुझे ये क्रेज था कि मुझे ये सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं इसको मैंने अप्लाई करना है। तो वो मुझे पता था कि ज़्यादातर ही उसी वक्त हो सकता है, या तो आप किसी बिजनेस यूनिट हेड हो या फिर आप सीईओ। तो फिर मैं जब जॉब में गया तो वहाँ पर मुझे लगा कि वो एक आइडियल उस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मेरी इस तरह की सारी स्किल्स यूज़ हो जाएं, तो बहुत मुश्किल है। ये अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी जहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करें। सही, तो ये वजह थी। सही। और आपने स्टार्ट किया था बियर्ड ऑयल से, मेरे ख्याल है। जी। उस टाइम के ऊपर मैं यानी एक्सप्लोर कर रहा होता था कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं देखा था कि यूएस में उस टाइम के ऊपर 2015 में 100 बियर्ड ऑयल के ब्रांड्स थे। और मैंने कहा यार यहाँ पर पाकिस्तान में एक भी नहीं है, और वो काम भी बहुत मुश्किल नहीं था कोई, यानी आपने ऑयल्स लेने हैं, उनका ब्लेंड बनाना है, उसकी फिलिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग करनी है। तो मुझे वो लगा कि ये ज़्यादा आसान है और पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। और फिर उसके बाद एक और ब्रांड था अरोमा फार्मेसी, जिसमें हम लोग एसेंशियल ऑयल बेचते थे। तो क्योंकि उसी के एसेंशियल ऑयल से ही मिलके बियर्ड ऑयल बनते, तो हमने कहा यार हम लोग ये ब्लेंड्स तो बेचे ही बेचें, अलग ब्रांड्स के साथ हमें उन इंडिविजुअल ऑयल्स पे भी काम करना चाहिए। उस टाइम के ऊपर दराज पे वो भी कोई नहीं बेच रहा था, तो वहाँ पे हमारा एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो 2018 तक हमारा ये जो 2 ब्रांड्स थे ये अच्छे काम कर रहे थे, और अच्छा एक हमारी 5-6 लोगों की टीम थी। सही। और फिर सेंस एंड स्टोरीज का जन्म हुआ। हाँ जी। और ये कोई इत्तेफाक था या इट वाज द थर्ड प्रोडक्ट? नहीं, मेरे ख्याल में ये इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ जो है ना, जैसे एसेंशियल ऑयल्स वाली और फ्रेग्रेंस की, ये बड़ी मिलती जुलती रिलेटेड है। तो और इनके बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं वो भी सिमिलर होते हैं। तो मेरे एक थे सप्लायर, उन्होंने ही एडवाइस किया कि यार आप मार्केटिंग स्किल अच्छी है। मैं तो फ्रेग्रेंसेस में आ जाता बहुत पहले, लेकिन मुझे इस इंडस्ट्री के साथ 2 मसले थे। एक तो इसमें इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एज अपोज टू बियर्ड ऑयल या अरोमा फार्मेसी। फिर मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यानी उस टाइम भी आपको अगर आप देखते तो वहाँ पर इम्तियाज़ के शेल्फ्स के ऊपर आपको सैकड़ों फ्रेग्रेंसेस मिल जाएंगी, उनके अलग अलग शेप्स हैं, इन अलग। तो ये एक बहुत एक्सपेंसिव एंडेवर होता है, यानी अगर आप एक फ्रेग्रेंस की, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब इसकी पैकेजिंग यहाँ ना बनती हो, सो जब भी कोई इम्पोर्ट बेस्ड बिजनेस होता है ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 3x हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अ लोकल बिजनेस, क्योंकि आपको 1 महीना एडवांस आपको चाहिए वहाँ पे चाइना में प्रोडक्शन के लिए, फिर उसके बाद आपको 1 महीना पानी में लगेगा, 1 महीना यहाँ पर आने के बाद। तो मैं फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग, फॉर 1 rupee sale you do, you have to put 3 rupees in the supply chain. तो ये वजह थी कि हम लोग फ्रेग्रेंसेस में आए। अच्छा, उस टाइम के ऊपर फ्रेग्रेंसेस ऑनलाइन नहीं कर रहा था कोई भी,
और हमने आके एड्स बनाए, एड्स जब पुश किए फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। और उस टाइम पे हमारी टीम को ये रियलाइजेशन हो गई कि ये बिज़नेस जो है ना, ये हमारा पिछले बिजनेसेस से बहुत बड़ा हो जाएगा। उस टाइम तक ऑफ कोर्स हम लोग हाथ भी साफ़ कर चुके थे, बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं आती थी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ब्लैंक स्टार्ट होते तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख गए थे और फिर बस आपके सामने। माशाल्लाह। एंड यू स्टार्टेड विद दराज वही फेसबुक इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट किया था, एंड देन फिर शॉपिफाई, ऐसा ही हुआ? जी ऐसा ही है। उस वक्त असल में दराज क्योंकि आया था नया, वो लोग अपनी मार्केटिंग यानी अपनी मार्केट प्लेस को बिल्ड करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करते थे। मुझे याद है, मुझे एक बार दराज के CEO ने बताया कि जो उनकी 11-11 ही कैंपेन थी, उन्होंने $2 मिलियन उसका बजट रखा था, ये जो बिल बोर्ड्स का और एड्स का। तो वो बहुत अग्रेसिवली स्पेंड करते थे। तो 2015 से लेकर 2020-21 तक अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है आपकी, अगर आप वो लगाते थे दराज पे, तो उसके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते थे। तो ये असल में तो सबसे बड़ा हिच मार्केटिंग होता है ना, सबसे ज़्यादा खर्चा, और तो वो आपके लिए दराज बहुत आसान कर देता था। ऑल्दो आज जो है फिर उन्होंने अपने जाहिर सी बात है बजट्स बहुत कट डाउन किए हैं, बहुत खींचा है। तो अब वो नहीं है सूरत हाल। अब जो पुराने ब्रांड्स बन गए हैं, जिन्होंने मेहनत कर ली, वो तो आराम से चल रहे हैं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मुश्किल है अब। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि नए एंट्रेंट्स के लिए दराज जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, ये तो बात थी कि काम शुरू कैसे हुआ जी। फिर आपने बहुत मुख्तसर से जुमले में कह दिया कि फिर आपको पता है कि क्या हुआ। तो मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा बताएं। जैसे यू आर नंबर 1 इन ई-कॉमर्स इन फ्रेगनेंस, ऐसा ही है? जी। और कितनी खुशबुएं हैं आपके पास, कितने किस्म की हैं? क्योंकि मैं जो थोड़ा सा एड्स देख के जो इम्प्रेस हुआ था कि खुशबुओं की वो कैटेगरीज जो हमने पहले सुनी भी नहीं थी शायद, वैक्स और फिर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। तो वो कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी फ्रेगरेंसेस हैं, और नंबर 1 का जर्नी कैसे है? और अब माशाल्लाह रिटेल में भी आप माशाल्लाह तेज़ी से। तो इस वक्त हमारी 80+ फ्रेगरेंसेस हैं। अच्छा, फ्रेगरेंसेस में 2 किस्म की मेजर टाइप्स हैं, एक है ऑयल बेस्ड और एक है स्प्रे बेस्ड। ठीक है। इसकी मिसाल वैसी है जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी वर्सेस मैनुअल गाड़ी। पहले सिर्फ आपको पता मैनुअल गाड़ियाँ होती थी, तो इस तरह पहले सिर्फ अतर्स होते थे, वो ऑयल बेस्ड होते थे। लेकिन जब 1920 में ये एक्चुएटर और स्प्रे बेस्ड फ्रेगरेंस बनना शुरू हुई, तो फिर इनका ट्रेंड बढ़ता गया, अब इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। तो एक तो हमने अपनी कंपनी में ये किया था, हमने शुरू से दोनों चीज़ें रखी। वैसे तो लोग पूछते हैं बहुत बार बार कि जो अल्कोहल वाली जो खुशबू है यानी स्प्रे बेस्ड वाली, उससे नमाज हो जाती है, और बिल्कुल नमाज हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते कि वो स्प्रे बेस्ड खुशबू लगाएं। तो हम लोगों ने एक तो ये 2 मेजर हमारे पास हैं कैटेगरीज, अतर्स हैं और परफ्यूम्स हैं। इसके अलावा परफ्यूम वैक्स है। ये यहाँ पे लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी लास्टिंग की रिक्वायरमेंट है। शायद गर्मी है, शायद यानी सबसे नंबर 1 अगर वो बोले ना कि जो चीज़ उनको चाहिए वो लास्टिंग है। तो ये सॉलिड फ्रेगरेंसेस में ऑफ कोर्स वो क्योंकि वैक्स के साथ मिल जाता है तो डिफ्यूजन कम होती है, लास्टिंग बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे पास कार डिफ्यूज़र्स हैं, यानी गाड़ी की खुशबू। हमारे पास रीड डिफ्यूज़र्स हैं, जिसमें आप कमरों में और होम केयर में आता है। इसके अलावा हमारे पास बॉडी मिस्ट हैं, जो कम कंसंट्रेशन से बनती हैं। तो ये जो हमारी परफ्यूम्स हैं ये हायर कंसंट्रेशन में बनती हैं और ग्लास बॉटल्स में होती हैं, और जो परफ्यूम मिस्ट हैं वो कम कंसंट्रेशन पे होती हैं और प्लास्टिक बॉटल में होती है, तो उनका प्राइस पॉइंट भी कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास फिर एसोसिएटेड बहुत सी चीज़ें हैं, छोटी मोटी, लेकिन गिफ्टिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो गिफ्टिंग में हमारे पास 5 चीज़ें हैं। तो लाइक आप गिफ्ट बैग्स भी हैं, फिर गिफ्ट कार्ड्स बनाए हुए हैं, फिर गिफ्ट बॉक्सेस हैं, उसके अलावा फिर उससे रिलेटेड और भी कुछ रिबन्स हैं। यानी गिफ्टिंग की जो कैटेगरीज पे भी हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया है और उसको इंश्योर किया कि अगर कोई बंदा गिफ्ट करना चाहता है तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ गिफ्ट करे। माशाल्लाह। और ये थोड़ा सा
स्टोरीज का भी बता दें कि इसके पीछे क्या कहानी है, क्योंकि आपके हर परफ्यूम के पीछे मेरे तो बच्चों को कुछ शेर याद हो गए तो वो पढ़ते रहते हैं। तो वो यानी हर एक के पीछे कुछ स्टोरीज हैं। ये जो स्टोरीज वर्ड है, यानी मुझे याद है बचपन से मेरी वालदा जो हैं और मेरी बहनें मुझे सोते वक्त सुनाती थी कहानियाँ, और कहानी सुने बगैर जो है ना मैं सोता नहीं था। तो ये तो बचपन की कहानी। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो हमने खुद कहानियाँ पढ़ना शुरू की, इश्तियाक अहमद की और वो नसीम एजाज़ी की, तारिक इस्माइल सागर, फिर इसके अलावा हैरी पॉटर वगैरह सब आ गए थे तो वो भी पढ़ी। तो ये कि पूरी ज़िंदगी मेरे ख्याल में स्टोरीज़ के साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रहा है। फिर जब दीन के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ हुआ तो फिर कुरान की स्टोरीज़ हैं। देखा जाए तो कुरान में भी जो थीम चल रही है वो पूरी स्टोरीज़ की है। तो असल में तो स्टोरीज़ अच्छा, स्टोरीज़ और एनालॉजीज़, यानी मिसाल किसी से मिसाल देना, ये मुझे लगता है कि ये दो बहुत मेजर टूल हैं अपना मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए। अच्छा, फ्रेगरेंसेस भी जो है ना, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स और डीप सब्जेक्ट है। यानी देयर कैन बी अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ फ्रेगरेंसेस, ठीक है। तो अब इसमें अच्छा, और जो फ्रेगरेंस है उसका एक बहुत बड़ा रोल ये है कि आप उसको परसीव किस तरह कर रहे हैं। सही। मिसाल के तौर पे अगर आपने उसके एक ही खुशबू होगी, मैं अगर आपको बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के वो दे दूं तो हो सकता है आपको वो आप बोलें यार ये तो उससे मिल रही है, ये तो उससे मिल रही है। हो सकता है कि आप उसको अच्छा परसीव ना करें। उसी के पीछे अगर मैं आपको पूरी उसकी स्टोरी बताऊं कि देखें इसमें ये रॉ मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, इसकी साइंस ये है, इनको हमने क्यों मिलाया है, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छी लगने लगे। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं कि ये, वैसे तो लोग उसको खाली मार्केटिंग गिमिक समझते हैं कि यार देखो आपने उसके पीछे स्टोरी बिल्ड कर दी, लेकिन जब आप उसके पीछे अप्रिशिएट करते हैं ना उसकी ब्यूटी, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है, हो सकता है कि पहले लोग समझते हो कि यार बस एक कैमरे दो रखे और पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो गई, लेकिन बंदा जब पूरा बैकग्राउंड में देखता है कि यार 6 बंदे बैठे हुए हैं तो उसको वह अप्रिशिएट करता है कि हाँ यार ये तो बड़ा सीरियस काम है। तो खुशबू भी है, तो स्टोरीज़ का नाम इस तरह रखा। तो जब नाम रखने की बारी आई तो हमने कहा कि यार स्टोरीज से लिंक किस तरह करेंगे। असल में तो अगर ऑनलाइन ख़ास तौर पे अगर आपने किसी को ये बताना है कि आप ये खुशबू किस तरह की लगेगी, जब ये खुद एक बहुत मुश्किल काम है ना, तो वो एक्चुअली स्टोरीज से लिंक होके ही हो सकता था। तो हमने कहा हम लोग अपना नाम ही सेंट्स एंड स्टोरीज रख देते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह, क्या कहानी है। आगे चलेंगे आपके विजन की तरफ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसको चैप्टर वाइज रखते हैं ना। जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया हाउ यू स्टार्टेड। अच्छा, मेरे पिछले 15 साल के कंसल्टिंग के एक्सपीरियंस में, और जैसे अब आपके साथ चंद माह हो गए, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्ज़र्व की जो मुझे दूसरी जगहों पे बहुत कम देखने को मिलती हैं। आपका कल्चर जो कि मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, और जब एम्प्लॉयज़ के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है तो उसमें भी वो भी मानते हैं कि जो ख़ास तौर पे दूसरी जगहों से काम कर कर आए। तो यानी यू स्टार्टेड अलोन और विद फ्यू टीम मेंबर्स। अब माशाल्लाह एक टीम है चंद 100 लोगों की। तो ये जो जिम्मेदारी आती है, फिर इस जिम्मेदारी में उमूमन जो यंग लोग हैं वो या तो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते या वो थोड़ा दूसरी तरफ चले जाते हैं, बिकॉज अर्ली सक्सेस के अपने मसाइल हैं। तो वो कल्चर आप बिल्ड करने में क्या चीज़ें थी? क्या वो वालिदैन की तरबियत थी या पीछे से कुछ चल रहा आ रहा था? यानी अच्छा, मैं इसको बिला मुबालगा कह रहा हूँ, विदाउट एनी एग्जैजरेशन, के लिटरली मतलब इवन आपकी प्रोडक्शन साइड भी देखी मैंने और सब जगह देखी, तो वो माहौल क्रिएट करने की जिम्मेदारी का एहसास क्यों हुआ कि भाई सबका ख्याल रखना जो हमारे साथ हैं और एक माहौल भी देना, यानी नॉट जस्ट अ पे स्केल। तो उस पर थोड़ी सी अगर वजाहत कर दें, क्योंकि जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं सबको इंशाल्लाह एक दिन ग्रो करना है, अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे। तो हम कैसे उस टीम को अपना बना के चलाएं? अच्छा, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो मेरे वाले साहब ने पूरी ज़िंदगी जॉब की है, ठीक है, और वो PIA में फ़्लाइट इंजीनियर थे। अच्छा, उनकी जो नौकरी थी वो बहुत अच्छी थी, लाइक इट वाज वेरी वेल पेड, और उसी वजह से हम लोगों ने अच्छा पढ़ा, अच्छा खाया पिया, अच्छी जगह रहे। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती थी कि यार जो मुझे
अल्लाह ताला ने नेमतें दी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं और लोगों को भी वो नेमतें मिलें। तो एक तो मेरे ख्याल में बचपन से बहुत एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का एक हाई बार सेट हुआ था। ऑल्दो आज पीआईए के लोग जो है वो उतना ही समझते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो पीआईए बहुत अच्छी है, लाइक इट पेज वेल एंड एवरीथिंग। दूसरी चीज़ ये है कि जब आईबी में आप पढ़ते हैं तो एक्चुअली सबसे पहली जो किताब पढ़ते हैं वो होती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप मोटिवेशन पढ़ते हैं कि व्हाट मोटिवेट्स पीपल, ठीक है। फिर आपका कल्चर पढ़ते हैं कि कितने किस्म के कल्चर होते हैं, ठीक है। आप कंप्लाइंस और आप यानी जो ओवरसाइट है, हाउ यू मैनेज, वो उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। तो और फिर आप उसमें से चूज़ करते हैं कि आपको किस किस्म की मैनेजमेंट, किस किस्म का कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सूट करता है। अब मिसाल के तौर पे फ़ौज में जो है वो एक अलग किस्म का कल्चर चलेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर फ़ौज है तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मशवरा और डेमोक्रेसी वाला कल्चर जो है वो आप नहीं कर सकते। तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर एक अथॉरिटी वाला कल्चर हो। लेकिन एक एंटरप्राइजिंग, ख़ास तौर पे एक क्रिएटिव कंपनी में जो कि क्रिएटिव काम कर रही है, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स निकाल रही है, तो वहाँ पर आपको कल्चर तो एक बहुत अच्छा चाहिए ताकि क्रिएटिविटी सामने आए। तो यानी अगर आप प्योर कमर्शियल टर्म्स में सोचें, बाकी आप हमारे और चीज़ों को साइड पे भी रखते हैं, तो इट इज़ कॉमन सेंस दैट यू शुड हैव एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत खुश हो और उनकी बेस्ट आउटपुट और क्रिएटिविटी निकले। और उसमें तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, मैंने ये देखा कि बहुत सी बार यानी रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है जो हर बंदा चाहता है। यानी कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं है जो बोलता है कि नहीं मैं इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। हाँ, वो औरों के साथ वो उसके व्यूज़ चेंज होता रहता है कि हाँ यार इसको इतनी ये डिज़र्व करता है, इतनी रिस्पेक्ट, ये इतनी करता है, ये इतनी करता है। लेकिन हर बंदा अपने लिए चाहता है कि मुझे 100% जो है वो रिस्पेक्ट मिले। तो और फिर जाहिर सी बात सुन्नत में भी है कि अच्छे अखलाक जो हैं वो सहाबा के और उनकी तो बहुत मिसालें हैं। तो ये भी जो है स्टैंडर्ड सेट था कि अगर एक अच्छी फाउंडेशन डलनी है तो हम लोग इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत सी बार आम तौर पे जो ऐसे मैनेजर्स जो बहुत हाई लोगों को पुश कर सकते हैं, वो फिर अखलाक उनके आगे पीछे हो जाते हैं। तो हमने कहा कि नहीं यार ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये वजह है गालबन कि अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर लोग आते रहे, और लोग आकर असल में पहले अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं और वैसे फिर एडजस्ट हो जाते हैं। तो वो फिर एक कल्चर बन गया। अब तो उसके ऊपर हमें सोचना भी नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो बात आपने कही ना कि जो फैसिलिटीज़ आपको मिली वहीं दूसरों को मिलनी चाहिए, तो डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब से रिसेंटली पॉडकास्ट उनके साथ करने का मौका मिला, तो उन्होंने बताया कि मैं कुरान में एहसान की डेफिनेशन ढूंढ रहा था। तो मुफ्ती शफ़ी साहब की तफसीर में मारिफुल कुरान में उसमें लिखा हुआ था कि भाई इबादत का एहसान ये है कि इंसान ये सोचे कि वो अल्लाह को देख रहा है, और एक्सीलेंस इबादत की है। और मामलात की या लोगों के साथ जो एहसान की डेफिनेशन है, जो तारीफ़ है, वो ये है कि जो वो अपने लिए सोचे वो दूसरों के लिए सोचे। ऐसे इसीलिए उन्होंने इंडस हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड इतना हाई रखा है। तो और ये बात मैंने जैसे खुद भी ऑब्जर्व की कि जो ट्रेनिंग्स आपने खुद की, आप चाहते हैं कि भाई वो सभी कर लें, उसमें चाहे वो स्लीप मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो। इवन आपने खुद चाय छोड़ी तो आपके दफ्तर में भी चाय नहीं मिलती। मतलब खुद बनाना चाय कोई तो अलग चीज़ है, लेकिन चाय का एक ज़बरदस्त ऑल्टरनेट है जो 11 बजे जो है ना वो CEO और डाउन द लाइन प्रोडक्शन तक हर जगह सर्व होती है। सही ना, यानी ड्राई फ्रूट्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हाँ, यानी इसको कैसे आपने मैनेज किया, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग तो उस प्रोसेस से नहीं गुजर कर आ रहे, और इसके क्या बेनिफिट्स हुए या क्यों चाय को अवॉइड करते हैं आप लोग? अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो मैंने 1 साल जॉब की जहाँ पर, वहाँ पर ये था कि आपको दिन में 2 बार मग्गे भर के मिलती थी चाय। तो ऑफ कोर्स आपको ऑप्शन होता था कि आप कर दें, रिफ्यूज़ कर दें, लेकिन यूजुअली अगर कोई चीज़ आपके पास आ रही हो ना, यानी कोई ट्रे में लेकर आ रहा हो, तो आप बोलते हो यार मैं भी 1 कप रख लूँ। तो मैंने ये देखा कि उससे मेरी हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुई। सही है। क्योंकि एक तो आप नाश्ते में आपने पी ली चाय, फिर आपको 2 कप और मिल गई,
तो मुझे लगा कि हेल्थ बहुत ख़राब हुई है। फिर जब मैंने कुछ उसके बारे में पढ़ा तो था कि इतनी कैफ़ीन लेना जो है ये ठीक नहीं है और ये आपके स्लीप पैटर्न्स को भी डिस्टर्ब करती है। तो फिर जब अपनी कंपनी बनाई तो मैंने कहा यार कि ये जो अच्छा चाय है भी ज़रूरी, क्योंकि बहुत बार इंसान को गूंगी है, आ रही है, काम करना है। तो मैंने कहा यार चाय की मिसाल वैसी है जैसे एक डिस्प्रिन गोली है। आप डिस्प्रिन हर दिन तो नहीं खाते, आपको जब नींद आ रही हो, सॉरी आपका जब यानी सर में दर्द हो रहा हो उस वक़्त खाते हैं। तो चाय हमने अपने ऑफिस में रखी हुई है, लेकिन हमने कहा है कि यार ये बिलउमूम सर्व नहीं होगी, ठीक है। और सबको हम लोग यही मोटिवेशन देंगे कि आप चाय ना पिएं, उस वक़्त पिएं जब आपको वाकई नींद आ रही है, ताकि वो असर भी करे। क्योंकि जब आप इतना उसको अपना हैबिट बना लेते हैं तो फिर वो असर भी नहीं करती। लाइक अगर आपको नींद आ रही है, आपने चाय पी, तो आप उसके बाद हाँ यानी आपको सोने में मसला नहीं होगा। तो ये एक वजह है। और चाय मैं समझता हूँ कि वाहिद ऐसी चीज़ है जो हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, ऑल्दो यहाँ पर बनती नहीं है, प्रोड्यूस नहीं होती, तो सारी इंपोर्टेड होती है। और ये $500 मिलियन की चाय जो है हम लोग पाकिस्तान में पी जाते हैं। तो मेरा शुरू से मुझे ना इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा बुखार रहा है, यानी मैं हर चीज़ को इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ आवर कंट्री भी उसको देख रहा होता हूँ। और उस पर बहुत से लोग वो भी तनकीद भी करते हैं कि आप जो है ना वो इसको ज़्यादा, लेकिन उसकी दो वजूहत है। एक तो क्योंकि मैंने एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल और फैमिली में वक्त गुजारा, और मुझे लगता है कि मेरी जो आज पर्सनालिटी है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं बहुत एक लो इकोनॉमिक फैमिली में पैदा हुआ था तो शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो एक्सपोजर नहीं मिलता। तो मुझे ये लगता है कि ये नेचुरली, मैं कोई अयाशी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आपको अच्छी एजुकेशन, अच्छी बुक्स, अच्छी ट्रेनिंग्स, अच्छा एक मुनासिब घर, अच्छी वॉशरूम, अच्छा, क्योंकि मैंने जब मैं निकला 4 महीने पे तो मैंने पाकिस्तान की बिलुमूम एक हालत देखी जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। तो हमें उनके ऊपर गुस्सा करना तो आसान है कि यार देखो ये क्या जहालत है। मतलब हम लोग आम तौर पे जो लोग ज़्यादा अपर क्लास हो जाते हैं, फिर वो किसी जब छोटे इलाकों में जाते हैं, यार देखो किस तरह कचरा फैला हुआ है, यार देखो इनको फिक्र नहीं है कि गटर बह रहे हैं, ठीक है, यार देखो कैसी रोड टूटी हुई, यार देखो बिल्कुल कच्चे घर बनाए हुए हैं। यानी हम उसको एक अलग ही एंगल से देख रहे होते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि कम से कम इंसान की बुनियादी ज़रूरत है कि उसको एक ऐसी मिले, एक इतनी उसके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो कि वो एक मीनिंगफुल लाइफ गुजार सके। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और अल्लाह ताला, हो सकता है इस नीयत की वजह से अल्लाह ताला ने जो है ना वो कामयाबी आपको अता की, और अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी अता करे। एक चीज़ और, बल्कि इससे मुझे ना एक बात भी याद आई। मेरे एक दोस्त हैं, कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले ही वो आफ्टर कोविड जो है ना वो मिडिल ईस्ट शिफ्ट हुए, बहुत अच्छी जॉब में। और फिर जब वहाँ शिफ्ट हुए, वहाँ की उन्होंने सब चीज़ें देखी, तो पाकिस्तान से जाहिर सी बात है उनको महसूस होने लगा कि क्या है। तो जब भी आते तो एक सिटिंग हमारी होती है, तो एक दफ़ा आए हुए थे, तो अब जो है ना वो कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया और वो डायरेक्टली कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान, ये निज़ाम, ये वो, चलो हम आउटलेट ही चलते हैं। जब हम आउटलेट गए तो पता चला जो कार्ड जिससे वो पे कर रहे थे वो कार्ड ही जो है ना वो क्या नाम है उसमें बैलेंस नहीं था, तो उन्होंने दूसरे कार्ड से फिर पे किया। तो मुझे वो एहसास हुआ कि यार मतलब यानी द इंस्टेंट रिएक्शन वाज कि यार ये मुल्क का मसला है, जबकि टेक्निकली वो आपकी अपनी मिस्टेक थी। और यही चीज़ आपकी उस दूसरे मुल्क में हो जाती तो शायद आप उसको बहुत ज़्यादा बुरा नहीं समझते, आप बोलते ठीक है दैट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। बहरहाल, तो ये तो ऑफ द रोड, क्या नाम है, ऑफ द रिकॉर्ड एक बात मेरे ध्यान में आ गई। अच्छा, अब एक और चीज़ थी, वो थी कंप्लाइंस। क्योंकि जितने भी पाकिस्तान में एक कल्चर है, रिसेंटली बल्कि कल ही एक बिजनेसमैन के साथ बहुत मेरी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी, बहुत सीनियर है, तो वो ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में ना बहुत दफ़ा लोग कंप्लाइंस से बचने के ऊपर इतना ध्यान लगाते हैं कि यार टैक्स देना पड़ जाएगा और EOBI है और पता नहीं कितनी किस्म की कंप्लाइंस से बचने में अपना इतना दिमाग लगाते हैं कि वो जो 10x कर सकते हैं अपने काम को वो नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली जैसे अब आप इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं, रिटेल में भी हैं, ई-कॉमर्स में भी हैं, और ऑब्वियसली इतना बड़ा काम छुप नहीं सकता ना।
और कंप्लाइंस के साथ ही होता है, वरना यूएई में आप बिना कंप्लाइंस के जा नहीं सकते हैं। तो कंप्लाइंस की क्या अहमियत है एज अ स्टार्टअप, क्योंकि अगर मैं इन नंबर ऑफ ईयर्स देखूं तो आप कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है ना। टेक्निकली यू स्टार्टेड इन 2018 सेंस इन स्टोरीज, तो इट्स लाइक 7 ईयर्स ना, 7-8 ईयर्स। तो और कंप्लाइंस काफ़ी यानी शुरू से ऑलमोस्ट चल रही है जब से आपने एक्सपेंड करना शुरू किया। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ख़ास तौर पे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो आईटी में है, चाहे वो ई-कॉमर्स में या कोई भी और काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ी सी आप वजाहत रखेंगे। पाकिस्तान में ना ये इशू मुझे बहुत महसूस होता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम सब ये चाहते हैं पैसे बच जाए किसी तरीके से, और जो है ना नज़रों में ना आए, हम नज़र ना लग जाए। अच्छा, इसमें अच्छा देखें, अगर मैं उसूली बात करूं, वो ये है कि इंसान को जिस मुल्क में वो रह रहा है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको वो फॉलो करने चाहिए, अनलेस एंड अनटिल वो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। और इसके ऊपर मैंने जो उलमा हैं उनसे भी मैंने इसके ऊपर फीडबैक लिया है, क्योंकि बहुत से लोगों का एक अलग भी इसके ऊपर व्यू है। अच्छा, तो एक तो ये बात उसूली है। दूसरा एक बात जो रियलिटी है वो ये भी है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, यानी 80-90% है। तो कोई भी एक बंदा स्टार्ट कर रहा होता है, वो बोलता है यार ये इनफॉर्मल, अच्छा जो इनफॉर्मल इकोनॉमी की कॉस्ट और फॉर्मल की कॉस्ट में आप समझें कि शायद 20% का फ़र्क हो। यानी अगर एक को कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये की पड़ रही है तो दूसरे 1200 रुपये की पड़ेगी। मैं कम से कम एक बता रहा हूँ। तो उसमें इंसान को ये होता है कि अगर तो हाई मार्जिन बिजनेस है या वो कोई ऐसा क्रिएटिव काम कर लेता है तो उसको तो वो कर लेता है कवर, वरना बहुत से लोग तो यानी उनके लिए चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो अब ये बड़ी एक ट्रिकी सूरत हाल है। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा सबसे पहले होती है नीयत, ठीक है, और अमल। मिसाल के तौर पर हम सब की नीयत है कि हम लोग सारे बहुत नेक हो जाएं, इसमें तो कोई मुझे लगता शक नहीं है, हमारी सबकी नीयत है गुनाह हमसे छूट जाए। तो एक तो ये भी मसला है कि हम लोग कभी नीयत ही नहीं करते कंप्लायंस की। तो सबसे पहले तो एक एंटरप्रेन्योर को नीयत करनी चाहिए कि यार मैं जो हूँ अपना एक जो काम है पूरा मैं कंप्लाइंट करूँगा, और जहाँ अच्छा जब नीयत होगी तो वो उसकी तरफ क्लोज बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि उसके यानी बिजनेस का पहला दिन है, अब अगर वो उसमें यानी NTNBS तक फिर वो सेल्स टैक्स भी कर लेता है, फिर वो विदहोल्डिंग, तो मेरे ख्याल में उसके प्रॉफिट से ज़्यादा उसको वकीलों को देना पड़ जाएगा कि उसकी चीज़ों में। तो अच्छा फिर बहुत सी चीज़ें इंतहाई मुश्किल हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पोर्ट बेस्ड अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो यानी फॉर अ स्टार्टर पहली बार कोई चीज़ इंपोर्ट करना अपने नाम पर ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो आपको औरों का सहारा लेना पड़ता है। जो वो और लोग हैं वो ज़्यादातर उसमें यानी वो कंप्लाइंस उनकी बहुत वीक होती है। तो ये एक वजह है कि, लेकिन इससे ना जो नुकसान है वो हमारे सामने होना चाहिए। हमारी इस इतनी बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी की वजह से हमारे मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती यहाँ पर। आप अपना बिजनेस स्केल नहीं कर सकते, क्योंकि लोग ये बोलते हैं ना कि जब आप स्केल करेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और फिर आप अनकम्पेटिटिव हो जाएंगे। अच्छा जब तो इसी वजह से हमारे मुल्क में बड़े बिजनेसेस बन नहीं रहे। मेरे ख्याल में जो स्टार्टअप्स बहुत सारे फेल हुए हैं ना, एयरलिफ्ट है, रिटेलो है, तो हम तो ये बोल रहे हैं कि हाँ यार ये ठीक है देखो फेल होगा ये वो, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ये लोग कंप्लाइंट, दैट्स पता है जब आपने बाहर से इन्वेस्टमेंट ली है तो आपको 100% कंप्लाइंस करनी है आप। और अगर आप ख़ास तौर पर उस इंडस्ट्री में जहाँ पे मार्जिन बहुत लो हैं, ग्रोसरी में, तो आप किस तरह compete करेंगे एक इनफॉर्मल प्लेयर्स के साथ। तो आपकी जो मतलब छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत सारे हैं, बड़े बिजनेसेस नहीं हैं, और जब बड़े बिजनेस बनते हैं किसी मुल्क में इंटरनल, वही जाके बाहर एक्सपैंड करते हैं। तो हमारी इसलिए फिर मल्टीनेशनल कंपनीज भी नहीं है, जब वो नहीं है तो एक्सपोर्ट्स भी बहुत नहीं है, हम लोग रेमिटेंस के जो है ना सहारे पे चल रहे हैं। अगर देखें जिस इंडस्ट्री में कंप्लायंस कॉस्ट कम है ना,
सिर्फ वही एक्सपोर्ट कर रही है। आप ये देखें मिसाल तौर पर IT इंडस्ट्री है ना, तो इनको एक टैक्स एग्जेम्पशन और ये सब चीज़ें मिली हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट उसी की है। तो हम सबको एज अ बिजनेसमैन, मुझे लगता है कि जब भी हमारी इस टॉपिक के ऊपर हो रही होती है ना, तो मामला इस तरफ जाता है कि अच्छा यार हम लोग टैक्स, हमें मिल क्या रहा है कि हम लोग टैक्स दें। देखिए हमें बहुत चीज़ें मिल रही हैं, यानी अगर तो इंसान ना शुक्रा हो तो उसको तो आप कुछ भी दे दें तो वो बोलेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन आपके अगर आप जिस रोड पे जा रहे हैं वो रोड बनी है, उसके आप जो भी है आप फ़ोन कॉल करते हैं, पुलिस आती है, ठीक है, अमन अमान है। हॉस्पिटल है। अगर ये सारी अभी आर्मी और ये सब ना हो तो ये अमन अमान किस तरह होगा? ये जो भी है अमन अमान, ऐसा तो नहीं है ना कि हर दिन जो है आपकी फैमिली का या कोई मसले मसाइल हो रहे हैं। तो ओवरऑल मसले मसाइल होते हैं बिल्कुल, लेकिन उसकी बेस के ऊपर लोग ये जवाब बना लेते हैं कि यार हमें ये जो पूरा फॉर्मल सिस्टम है इस पर काम ही नहीं करना, या इसको बाईपास करना शायद सब आपका काम है। ठीक है, तो अभी मैं गया था तो वो, और लोगों का एक ये भी कॉन्सेप्ट है दीनदार, दीन के एस्पेक्ट से भी, उम्रे पे गया तो एक उन्होंने निकाली रसीद, तो उसमें सेल्स टैक्स था 15%। तो एक खातून थी, बोलती है तो हम तो इस्लामी ये क्या इस्लामी, हाँ उन्होंने कहा कि इस्लामी हुकूमत में होता है क्या टैक्स? वही समझ रहे थे कि क्योंकि सऊदी अरब जो है वो इस्लामी हुकूमत है, उसमें सेल टैक्स। हालांकि अभी बड़ी अच्छी मैंने बात सुनी कि ये जो हमारा उशर का सिस्टम है ये असल में सेल्स टैक्स है, ये वैल्यू एडेड टैक्स है ना, यानी अगर आपकी ज़मीन से जो भी कुछ होगा तो उसका 1/10 आपने देना है, और सॉरी अगर तो वो बारिश से कल्टीवेट हुआ है, और अगर वो आपकी नहर के पानी का है तो आपने उसका 1/20 देना है। तो आप ये समझें कि 5% और 10% बन गया वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन अच्छा अब क्योंकि लोग बहुत कम कंप्लाइंस कर रहे हैं तो उसकी वजह से हुकूमत को अपने खर्चे चलाने के लिए 4 लाख फौज रखने के लिए उसको टैक्स चाहिए, तो अब वो और टैक्स उसने बढ़ा दिए। अब ये चीज़ बिल्कुल अब हाथ से निकल गई है, जितनी सैलरीज के ऊपर टैक्स है और जितना मुख्तलिफ, और मैं देख रहा था अभी ऑलमोस्ट 50% अबव तक टैक्सेस हो चुके हैं हमारे। और बहुत अच्छा, इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। मज़े की बात यह है कि जो इनफॉर्मल प्लेयर्स हैं वो बोलते हैं कि यार 50% की आप तो 100% कर दो, हमने तो पहले भी नहीं दे रहे थे और हम तो उससे आउट ऑपरेट कर रहे हैं। तो लेकिन ये कि ये मुल्क के लिए बहुत नुकसान है, तो इसके लिए, और टैक्स की बहुत सारी जो कलेक्शन होती है मैं समझता हूँ कि वो मोरल बेस के ऊपर होनी चाहिए, और होती है हमेशा से, और वहाँ पर एक कल्चर बनता है। तो इसके ऊपर इसको ज़रा डायलॉग में लेकर आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई सही है या कोई गलत है, हर एक के पास मैं आपको बताऊंगा कि पूरे अपने अपने रीजंस हैं, ठीक है, लेकिन ये एक डायलॉग करके, बहस मुबासा करके किसी एक नतीजे पे जब पहुँचें, ये नहीं हो सकता कभी भी कि बोले कि नहीं यार ये टैक्स नहीं देना चाहिए, यानी हमें रोड्स भी चाहिए, हमें फ़ौज भी चाहिए, हमें पुलिस भी चाहिए, लेकिन टैक्स नहीं देना हमने। तो अच्छा, अब हम तीसरे चैप्टर की तरफ मूव कर जाते हैं। ये बात हो गई कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपकी कंपनी का क्या कल्चर है। नाउ मैंने देखा अक्सर आप पॉलिटिक्स पे बात कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे होते हैं, और कहते हैं ना आउट ऑफ द नोशन बात होती है, जनरली लोग वो बात नहीं करते, तो उसकी वजह से बहुत से लोग उलझते भी हैं। तो कहते हैं ना भाई खामोशी से काम करते हैं यार, अपना क्यों बिला फजूल में जो है ना वो लोगों की नज़रों में आना। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई ये एक तो क्यों है, और मतलब आपके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं कि क्या वाकई में आपकी बात करने से कुछ होगा। आप तो एक बिज़नेस कर रहे हैं, और ऑब्वियसली कोई, अगर हम इकोनॉमी में देखें तो कोई बहुत बड़ा शेयर नहीं है आपका, तो क्या ये बात करने से कुछ होता है, या सभी बोल रहे हैं, इतने सारे पॉलिटिकल शोज़ हो रहे हैं हर टीवी चैनल पे, तो बताएं। लेकिन सबसे पहले तो जैसे हर इंसान को अपनी सैलरी और अपने ख़र्चे पता होते हैं, इसी तरह पूरे मुल्क के जो लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारी माशी सूरत हाल क्या है। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त $25 बिलियन के आसपास हैं, हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 45-50 बिलियन डॉलर के आसपास हैं।
यानी हमारे जो खर्चे हैं वो हमारी आमदनी से बहुत ज़्यादा है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें बाहर से जो लोग मज़दूर वगैरह और रेमिटेंसेस आ जाती हैं तो उनसे ये गैप कवर हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये गैप कवर नहीं होता, तो फिर हमें IMF वगैरह से लोन्स लेने पड़ते हैं, जो कि जब आपको कोई भी पैसा देता है तो आपको उसकी बातें भी माननी पड़ती हैं। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा, इस वक्त हमारे 50% बच्चे जो है ना वो स्कूल से बाहर हैं। अच्छा, ये मेरे लिए ना एक बहुत इमोशनल चीज़ है। उसकी वजह ये कि मेरे वालिद साहब एक बहुत गरीब घराने से थे, और मेरे वालिद साहब को किसी ने हेल्प किया, आसपास लोगों ने, कि वो पढ़ लिख जाए, मतलब जहन अच्छा था उनका, तो वो उनको स्कूल भेज दिया। स्कूल से फिर वो इंटर किया, और फिर इंटर से उन्होंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग से फिर अच्छे जॉब लग गए, अच्छे जॉब से फिर अच्छी बच्चों को एजुकेशन दी, और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो अगर वो वहाँ से प्रोसेस शुरू ही ना होता, ठीक है, तो आज मैं ही पता नहीं कहाँ पर होता। तो ये मेरे लिए बड़ा एक इमोशनल टॉपिक है कि मैं समझता हूँ कि हमें इतने तो मुल्क के पास वसाइल होने चाहिए कि वो अपने सारे 100% बच्चों को अच्छा स्कूल की तालीम दे सके, इसके अलावा उनको हेल्थ दे सके। अच्छा, कहते हैं कि 30 से 40% हमारे पास जो मुल्क में बच्चे हैं वो एक्चुअली स्टंटेड हैं, यानी उनको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे कि वो सोच सकें या उनकी हेल्दी डेवलपमेंट हो सके। इस वक्त हमारा वर्ल्ड्स फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है। तो आप जब भी थोड़े से बड़े होते हैं और आप पाकिस्तान से कहीं बाहर जाने का सोचते हैं तो आपको इतनी उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं, और ये जमा कराएं, वो जमा कराएं, तो इंसान को अपने मुल्क के ऊपर थोड़ा सा एक ख्वाहिश होती है कि यार हमारा मुल्क भी बेहतर हो सकता है। और हम लोग जब बहुत सारे ममालिक में जाते हैं, जैसे आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जाएं, तो आप देखेंगे कि उनके पास बहुत सारे ऐसे वसाइल और चीज़ें नहीं हैं जो कि हमारे पास है। यानी हमारे पास जो एग्रीकल्चर है, हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन रिसोर्स है। तो किस चीज़ पे उन्होंने फोकस किया और हमने नहीं किया, वो अगर बात आ जाती है, वो इकोनॉमिक्स की बात आ जाती है कि हमने इकोनॉमिक्स को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स, विद रिस्पेक्ट टू आवर ओन व्यूज़। तो इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बहुत कमज़ोर है, और उस पर हमें और उसका गुर्बत पे बहुत बड़ा असर है। अभी भी मेरे ख्याल में शायद 25-30% लोग जो है वो हमारी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जो कि यानी वो $2 पर डे नहीं कमा रहे, तो जिससे वो अपनी अच्छा खाना या अच्छी मील्स को अफोर्ड कर सकें। तो एक तो ये वजह है कि ये एक हमारे पास रियलिटी है जिसको हम लोग भूल जाते हैं। यानी अगर मैं किसी अच्छे, यूजुअली ना हमारे जो जहाँ पे हमारा जो होता है लाइफस्टाइल, उसी के अगेंस्ट जो है ना हम लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। तो अगर हम लोग किसी शहर में रह रहे हैं और 250 गज के बंगले में रह रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द सारे अच्छे लोग खा रहे पी रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सारी पाकिस्तान में जो है ना वो लोग अच्छे खा रहे पी रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, तो जंग तो अब होने से रही, यानी पूरी दुनिया को पता है कि अगर उसने पाकिस्तान को अटैक किया तो पूरी दुनिया के लिए मसला बन जाएगा। तो अब सारी गेम जो है वो इकोनॉमिक वॉरफेयर पे शिफ्ट हो चुकी है, और जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी तक बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान का GDP पर कैपिटा 1700 है डॉलर्स, इंडिया का 2900 है, बांग्लादेश का 2800 है, इराक़ का 5000 है, ठीक है। यानी आपको बड़ी हैरानी होगी, मैं देखा फ़लस्तीन का $3500 था। यानी ये अब तो खैर जंग हो गई, लेकिन उससे पहले तक तो आपका जब इतने कम GDP पर कैपिटा में आपके लोग जो है ना वो अपनी सही से जो बेसिक ज़रूरियात हैं, एजुकेशन, हेल्थ और फूड, ये वो अफोर्ड नहीं कर पाते। सही। अच्छा, अब इसका ना एक आसान सॉल्यूशन है, और जो लोग इख्तियार कर रहे हैं, पाकिस्तान में देखें किसी के पास स्किल हो, अच्छा बल्कि स्किल ना भी हो, यानी कोई अपना घर छोड़ने की हिम्मत रखता हो, तो मजदूर भी होगा, वो सोचेगा मैं बाहर चला जाऊँ, मेरी फैमिली अच्छी हो जाएगी।
कोई स्किल्ड होगा या थोड़ा कॉम्पिटेंट होगा तो वो स्विच करके जॉब करने की कोशिश करेगा फैमिली को लेकर, और किसी का बिजनेस चल जाएगा या थोड़ी सी इनकम अच्छी हो जाएगी तो वो भी फिर समेट के जाने की करेगा। तो और उन सबके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट होता है उनके नज़रिए से, जिसको मैं ठीक नहीं समझता कि यार हम ये कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में रह के हम भी डूबेंगे तो हम बाहर निकल के रेमिडेंस भेज के कुछ करेंगे। बट यू चोज द डिफरेंट वे कि भाई यहीं पे रहना है, और आप स्केलिंग की बात भी करते हैं और आप खुद भी चाहते हैं कि भाई बिजनेस स्केल हो। तो अब ये दो रास्ते थे, एक रास्ता तो मुस्तकिल जंग है भाई, स्केलिंग में वही जो अभी पहले हमारी बात हुई, मसाइल हैं, सब चीज़ें, फिर मोबाइल आपका भी छिन सकता है, रोड आपको भी टूटे हुए ही मिलने हैं कराची में। तो यानी एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद लोग कहते हैं भाई ठीक है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल यानी एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में रहना यानी हमारा हक है, तो और हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम चले जाएंगे और सही है, मुल्क को कुछ रेमिटेंस भेज देंगे। तो ये दो रास्ते हैं लोगों के पास ना। यानी दूसरा रास्ता तो बहुत ही समझे ना दीवानों का रास्ता है जो आपने चूज़ किया है, जो चंद लोग हैं, और लोग उनको कहते हैं यार या तो यानी लोग उसको बेवकूफ़ी कहते हैं या वाकई में दीवानापन कहते हैं, या कहते हैं ये तो अननेसेसरी। यानी लोग कहते हैं कि भाई तो पूरी दुनिया अल्लाह ताला की है तो आपको क्या ख़ास मोहब्बत हो गई क्योंकि आप यहाँ पैदा हुए हैं। तो मतलब इस पे आपके का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या एक कॉम्पिटेंट बंदे को बाहर निकल जाना चाहिए या अपने बिजनेस को बाहर शिफ्ट कर लेना चाहिए, या यहाँ पे रहकर अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहिए और मुल्क के लिए सोचना चाहिए और कुर्बानी देनी चाहिए? अच्छा, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल जो होता है, यानी आपको जो अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हुए तो आप ये देखते हैं कि उन वसाइल में बेहतरीन काम कहाँ पर हो जाएगा। तो यानी मैं तो इस बिलीफ के साथ कर रहा हूँ कि जो मुझे वसाइल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपकी सोशल कॉन्टैक्ट्स भी आ जाते हैं वो मेरा तो एटलीस्ट बहुत अच्छा बना होता। तो और जाहिर सी बात है यहाँ पे अपना घर है, गाड़ी है, बहुत से लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं। यानी मुझसे लोग पूछते हैं ना कि इंसान को पाकिस्तान में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, तो मेरा ये कि अगर तो आपका एक मुनासिब लाइफस्टाइल अल्लाह ताला ने आपको एक दिया हुआ है कि यानी आप खा पी रहे हैं सुकून से, आपका घर है और आप अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ी है आपके पास, तो ये बहुत एक अच्छा यानी पाकिस्तान आपके लिए एक बहुत अच्छा मुल्क है, ठीक है। और आपको यहाँ पर यहीं से काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि बाहर जो है, क्योंकि हमारी करेंसी ऑलरेडी इतनी डिवैल्यू हो चुकी है। यही मसला है कि अगर आप बाहर अपने पैसे लेके जाते हैं तो आपके कोई पैसे की कोई औकात नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँ कि 1-2 करोड़ रुपए पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं, आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। दुबई में ये काम 1-2 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर तो 30 लाख रुपए आपको अपने ऑफिस में और ये ट्रेड लाइसेंस में लग जाएंगे, जो काम एसेंशियली पाकिस्तान में बिल्कुल फ्री में हो जाता है। यानी एनटीएन रजिस्टर करना बिल्कुल फ्री है और उसमें ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे अपना एनटीएन रजिस्टर करें तो यानी जो काम यहाँ पे ज़ीरो कॉस्ट में हो रहा है वहाँ पे उसके 30 लाख रुपए। तो फिर इसके अलावा ऑफ कोर्स के अगर आपका अपना घर है तो आपको यानी वो आपके पैसे सेव हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो इंसान को उस कभी भी फिक्सेड नहीं होना चाहिए, जो उसके लिए बेहतर है ना सूरत हाल, उसको वो एनालाइज करे कि अच्छा यार मैं यहाँ पर हूँ, मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मुल्क में भी जाता हूँ तो मेरे वहाँ पर क्या खर्चे होंगे, मेरे वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ में टैप कर सकता हूँ, मेरा सोशल यानी जिस तरह मैं था, हमारा एक IBA का भी अलमनन नेटवर्क है, तो बहुत सी जगह पे मैं फंसा तो इंसान निकल जाता है कहीं भी। वहाँ पे मैं सोचता था कि यार एक बिल्कुल ही नए सिरे से जाकर कॉन्टैक्ट्स बनाना, मेहनत करना ये एक मुश्किल काम है। हाँ, अब ये कि जब आप अपने होम कंट्री में स्ट्रांग हो जाते हैं और आपका एक अच्छा है, तो फिर अब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी फिर आप खुल के ये तो देखें आपने एक इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में बात बता दी ना कि ठीक है मुझे अगर पाकिस्तान में ज़्यादा चीज़, एक है कि बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं बाहर शिफ्ट होना, लेकिन नहीं होते। चाहे वो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं या यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और उनको पता है वो दूसरी जगह पे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, या अगर एक्सपेंड भी किया है तो
बेस पाकिस्तानी है, तो जैसे अभी आपका भी ऐसा ही है, तो यानी ऐसे जो लोग हैं, या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और क्या ऐसा यानी पाकिस्तान को ज़्यादा रिक्वायरमेंट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जाने वालों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, या यहाँ रहकर भी लोकल इकोनॉमी को ग्रो करने की? देखिए, मैं किसी भी फील्ड में अगर मैं देखूँ ना, कंपटीशन यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ में आप जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छी रोड्स हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल आप दुबई की मिसाल ले लें, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है ना, तो वहाँ पर आपको एंट्री की जो जगह है ना वो भी बहुत कम मिलती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे खुशबू में अगर 2018 में लॉन्च करता दुबई में, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी उस टाइम भी 50 ब्रांड्स थे, तो शायद मैं उतना बड़ा ब्रांड क्रिएट नहीं कर पाता। यहाँ पर क्योंकि एक कोई और लोग थे नहीं वैसे, तो यहाँ पे हम लोग काम कर पाए। तो एक तो अपॉर्चुनिटीज़ का भी बहुत बड़ा एक गैप है। बाकी मैं समझता हूँ इसमें थोड़ी सी बात भी है कि जहाँ पे आपका रिस्क लिखा है तो वो तो आपको मिलेगा, यानी वहाँ भी जाके बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत पैसे बनाए। लेकिन यहाँ पे जो मुझे चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, आपकी एक तो मस्जिद का ताल्लुक़ है, दीनदार आपको लोग मिल जाते हैं, और आपके ख़ास वालिदैन जो है वो आपके साथ रह रहे होते हैं। यूजुअली उनका मूव करना बाहर होता है, मुश्किल होता है। तो मेरे लिए ये ज़्यादा रीजंस थे। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी ऐसे घर में होता जिसको बहुत मुश्किल होता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो शायद मैं भी बाहर जाके बिज़नेस कर लेता। मैं इस वजह से नहीं रहता पाकिस्तान में, नहीं मुझे मोहब्बत है बहुत और ये मुसलमान मुल्क है, तो मैं बोलता कि नहीं, अगर आप बाहर जाके भी बिज़नेस कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर डूइंग वेल, तो मेरे हिसाब से ओके, एज लॉन्ग एज आपका ईमान ख़तरे में नहीं है। सही, जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक चीज़ जो आप अक्सर कहते हैं स्केलिंग, और स्केलिंग ही क्यों? एक बंदा अगर अपना गुजारा कर रहा है और वो नौकरी नहीं करना चाहता, यानी वो नौकरी भी नहीं करना चाहता, वो स्केल भी नहीं करना चाहता, कहते हैं ना स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कहते हैं बस ठीक है, बस मेरा गुजारा चल रहा है, मैं ठीक हूँ, मैं किसी की गुलामी नहीं करूँगा। मतलब जो लोगों के जहनों में होता है ना गुलामी, किसी की गुलामी नहीं करूँगा और मैं स्केल भी नहीं करूँगा। सही ना? तो 3 लोग हैं, तो मैं तो समझता हूँ तीनों की इंपॉर्टेंस है। आपकी तीनों के बारे में क्या राय? वो जो अपना काम कर रहे हैं खुश हैं, वो जो स्केल कर रहे हैं, और वो जो एम्प्लॉई हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नोशन चला है पिछले चंद सालों में कि जो ना लोग बाकायदा गुलामी ही समझने लगे हैं, और यानी अपने ऊपर ऐप समझने लगे हैं कि अच्छा मुलाजिम हो, मतलब इस किस्म के जुमले चलने लगे हैं कि तुम मुलाजमत ही करते हो, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? तो वो लोग यानी लोग जिच आ गए ना। और फिर वही होता है कि वो रीजनली एक मोटिवेशनल स्पीकर को किसी ने कहा ना, वो कोई टीवी का क्लिप है, ऑडियंस में से किसी ने कहा कि मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, फिर आपकी वीडियोस देख के मैंने बिजनेस शुरू किया, दोनों ही नहीं है। तो इस पे मतलब स्केलिंग क्यों करना ज़रूरी है, और फिर मुझे समझना चाहिए ना अपने आप को कि भाई मैं बिजनेस कर सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ। तो ये तीनों चीज़ों पे थोड़ी सी रोशनी अगर आप देखें, इसमें जो एक की वर्ड है ना, वो ये है कि इफ़ यू डोंट स्केल यू विल फेल। ओके, सही है। स्केल से क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती हैं। ठीक है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब है कि जब भी आप कोई काम बड़े पैमाने पे शुरू करते हैं, आपके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम होती जाती है, और आप बेहतर सर्विस ऑफर करना शुरू कर देते हैं। तो यानी आज से मेरे ख्याल है पहले 30-40 साल पहले ये जो स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स बड़े, इम्तियाज़ वगैरह जैसे, इनका कॉन्सेप्ट नहीं था। तो छोटी छोटी करियाने की दुकानें होती थी, लेकिन ये है कि बहुत सारा बिजनेस अब उनके पास से चला गया। क्यों? क्योंकि इम्तियाज़ जो है वो बेहतर प्राइस ऑफ़र कर सकता है, बेहतर सर्विस ऑफ़र कर सकता है। एसी में आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपको बाहर आपको अच्छी वैरायटी ऑफ़र कर सकता है। तो आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, और आपका बिज़नेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो बात है कि जो लोग जिनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता वो बहुत अरसा यानी बहुत लंबा नहीं चलते, यानी उनके पास जो होता है वो उससे भी जाता है। जब तक किसी और बंदे ने वो उसकी अगर तो फॉर एग्जांपल एक तो वो भी ग्रोथ नहीं कर रहा और उसकी इंडस्ट्री में कोई भी और उसी बिल्कुल माइंडसेट है, तो फिर तो सब लोग सेफ हैं। लेकिन अगर एक भी बंदा आ गया जिसका ग्रोथ का और स्केलिंग का माइंडसेट है, ठीक है ना, तो वो पूरी जो इंडस्ट्री है वो उसको ले जाएगा। इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने स्टोरी सुनी
एक होटल चेन है ओयो के नाम से। ये लोग इंडिया का एक फाउंडर है, तो वो अपनी स्टोरी बता रहा था एक पॉडकास्ट के ऊपर। तो बोला था मुझे ना हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का बड़ा शौक था, तो मेरा एक ख्वाब था कि मेरे कुछ 3-4 गेस्ट हाउस हों जहाँ पर मैं लोगों को ठहराऊँ और एक अच्छा बिज़नेस बनाऊँ। तो जब वो यूएस किया तो उसने लोगों से पूछा कि भाई तुम क्या करो, उसने बोला कि मेरा यही प्लान है कि, और वो इन्वेस्टमेंट मुझे उसके लिए चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं 3-4 गेस्ट हाउसेस बनाऊँ, उनको हम लोग अच्छा रखें और इस तरह की हम लोग चेंज बनाएं। तो उसने बोला यार अमेरिका में तो हम लोग ना बिल्कुल मुख्तलिफ सोचते हैं। यानी अगर आपने होटल चेन बनानी है तो आपका तो विजन ही होना चाहिए कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन बनानी है। क्योंकि अमेरिका में हर किसी ने जो भी काम किया है वो तो बोलता है कि मुझे फॉर एग्जांपल अगर सोशल नेटवर्क बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा बनाएंगे, अगर सॉफ्टवेयर कंपनी बनाएंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाएंगे। तो उसने बोला यार ये बात तो ठीक कर रहे हैं। तो फिर उसने अपना जो विजन है चेंज किया कि यार हमें जो है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना है या इस तरह कुछ विजन। तो और फिर उन्होंने उसको लेकर काम किया, तो आज उनकी जो कंपनी उसकी $1 बिलियन अबव वैल्यूएशन है और मेरे ख्याल में हज़ारों में उसकी होटल्स हैं और गेस्ट हाउसेस हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि विज़न एक बड़ा होना चाहिए कि इंसान बड़ा काम करे, और दूसरी चीज़ ये है कि उससे बहुत फ़ायदा कस्टमर्स को होता है कि यानी जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप बेहतर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से भी, यानी अगर इंसान बिल्कुल सेल्फिश होकर ना सोचे कि यार मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं अगर उनको बेहतर सर्विस दूंगा तो यार उनका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। तो अच्छा, जहाँ तक बात है जॉब वर्सेस बिजनेस की, तो अच्छा इसके बीच में अब लाइंस भी मिटती जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता और मिट जाएंगे। तो जिसल में हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने ऐसी कंपनीज में जॉब की जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लोग होते थे, यानी ओनरशिप और होती थी और एम्प्लॉयमेंट और होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्टार्टअप कल्चर है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ बहुत आ चुकी हैं, ईसॉप्स आ चुके हैं। इसके अलावा ये कि यानी बिज़नेस इंसान को वो करना चाहिए जिसमें वो समझे कि यार ये जो काम है, जो मेरे जहन में आइडिया है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये कोई और नहीं करेगा, या मैं इस काम करने के लिए बेस्ट हूँ। और यूजुअली किताबों में ये भी लिखा है कि जो रिस्क और रिवॉर्ड का जो है ना रिलेशनशिप, वो बिज़नेस में बहुत ख़राब है। यानी यूजुअली जो आप रिस्क लेते हैं उसके बकदर आपको ओवरऑल रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता इफ़ यू टेक आउट द नंबर्स। यानी अगर 1000 लोगों ने बिज़नेस शुरू किया और उनको कितना रिवॉर्ड मिला, तो जाहिर सी बात है जो लोग बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, यानी 80-90% जो है वो कामयाब नहीं होते। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ही ऐसे इनोवेटिव काम करते हैं और अपने आप को भी ग्रो कराते हैं और कंपनी को भी ग्रो कराते हैं, तो ये इस वक्त अगर देखा जाए वर्ल्ड ओवर एक राइज मॉडल है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको डेमोनाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की बात की, लेकिन मैं चूँकि सर्विस इंडस्ट्री में हूँ तो वहाँ मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज ये लगता है कि अगर आप इमैच्योर एक्सपेंड कर देंगे तो आप वो सर्विस दे नहीं पाएंगे। अगर आपकी आईटी रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, और यू हैव टू गिव अ पर्सनल लेवल सर्विस। और एक नोशन ये भी चलता है दुनिया में $100 स्टार्टअप का कि आप सर्टेन टाइप ऑफ कस्टमर्स हैं, आप उन्हीं को सर्व कर रहे हैं और एंड यू आर सेटिस्फाइड। जैसे हमारे यहाँ भी बंस रोड पे आज भी बैठे हुए लोग पाकिस्तान आए तो उन्होंने एक ही ब्रांच, और लिखा भी अब ये अक्सर जगहों पे ना एक ही ब्रांच है, तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है उनका बिजनेस। अच्छा, आते हैं मेन चीज़ की तरफ जो आपने बात कही कि भाई एम्प्लॉयमेंट को जो है ना वो हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए या उसको इतना बुरा नहीं समझना चाहिए। तो उसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर एक शख्स को एंटरप्रेन्योर ही बनना है तो व्हाट शुड ही डू इन हिज, अगर बच्चा है इन हिज टीन एज, देन हिज 20s 30s। फॉर एग्जांपल मैं अभी 35 का हूँ, तो मुझे जो एक बहुत बड़ा खला महसूस होता है वो ये था कि मैंने अपनी टीन एज में I started doing part-time jobs and started my consulting firm।
तो और चूँकि जॉब का एक्सपीरियंस भी नहीं था कॉर्पोरेट का, और मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में आया जिसको कहा जाता है बाबुओं की इंडस्ट्री, मतलब ये यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो मुझे बहुत मुश्किल हुई और बहुत अरसे तक हुई। तो एक पैशन था और तो मैं चलता रहा उसमें। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि भाई दोबारा जाएं और अपने 20 साल वाले उमर को क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा चुप करके कुछ नौकरी करनी चाहिए। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं अगर मुझे एक ज़बरदस्त किस्म का एंटरप्रेन्योर बनना है किसी को और वो टीन एज में, उसको क्या करना चाहिए? अमेरिका में एक तो इंटर्नशिप्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो यूजुअली यानी बच्चा थोड़ा सा ही बड़ा होता है तो वो वहाँ पर KFC, मैकडोनल्ड्स वगैरह में वो जॉब कर रहा होता है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे मुल्क से बिल्कुल एब्सेंट है। ठीक है। यानी इंटर्नशिप मिलना ही जो है वो एक मुश्किल काम है। अच्छा, और उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ था, कुछ लोग उसके ऊपर नाराज़ भी हुए थे। वो ये कि इंटर्नशिप भी 2 किस्म की है। एक तो ब्लू कॉलर जिसमें आप कोई फिजिकल काम कर रहे हैं, और एक वाइट कॉलर। तो सबसे पहले तो ब्लू कॉलर लोग इंटर्नशिप करने को ख़ास तौर पे जो अच्छी फैमिलीज हैं वो हाँ वो समझते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो वाइट कॉलर भी हैं, अब वाइट कॉलर में आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो यानी एक बंदा बोलता है मेरे पास एक बंदा 8 हफ्ते के लिए इंटर्नशिप पर आएगा, तो मुझे 2 से 3 हफ्ते या हो सकता है 4 हफ्ते तो उसको ट्रेनिंग में लग जाए। तो अब मैं उसको स्टीपेंड भी दूं, मैं उसको ट्रेन भी करूं, और मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो इसकी वजह से ओवरऑल आप देखें, यानी अगर आप 100 कंपनीज उठाएं तो शायद 1-2 पाकिस्तानी कंपनीज में उन्होंने इंटर्नशिप दी भी होगी। बिल्कुल ऐसी। ठीक है। तो क्योंकि उनके लिए फिजिबल नहीं है, तो इसका हमने मिलकर कोई हल निकालना है। सही। हाँ ठीक है। मुझे जो है वो एक बार, यानी वो एक इन्फ्लुएंसर हैं तो उन्होंने बड़ा वो किया हुआ था कि भाई बैन अनपेड इंटर्नशिप्स। तो मैंने कहा कि इंटर्नशिप्स इस वक्त दे कौन रहा है? सही। यानी पहले तो आप ये देखें ना कि ये हैं कितनी ओवरऑल मार्केट में। यानी सिर्फ मुझे जो लगता है कि हमारे IBS, EBM ये जो कुछ ओवरऑल बच्चे इनकी तो इंटर्नशिप्स लगती हैं, लेकिन इसके नीचे जो सारी आवाम है इसकी कोई इंटर्नशिप लगती ही नहीं है। तो सबसे पहले तो कोई इनको जॉब मार्केट से पहले या पढ़ाई के साथ साथ कुछ कॉर्पोरेट, कुछ फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ताकि उनको एक पता चले, यानी क्योंकि अलग जोन में चल रहे हैं। मैंने देखा सर आजकल के बच्चे हैं वो उनके पास वो गेम्स खेल रहे हैं, वो वालिदैन पैसे बना के दे रहे हैं, तो उनको आइडिया ही नहीं है कि रियल वर्ल्ड में अपनी उन्होंने ख्याली दुनिया बनाई हुई है। दूसरी चीज़ ये कि एक्सपीरियंसेस करने चाहिए, मुझे लगता है बहुत सारे अलग अलग, ताकि आपको अपनी जो एक्सपर्टीज़ है और अपना जो शौक़ है उसका पता चले। तो मेरी जो अम्मी उनकी मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी बात थी कि जैसे उन्होंने मुझे स्विमिंग भी कराई, मुझे हॉर्स राइडिंग भी कराई, मुझे आर्चरी, यानी कोई वर्कशॉप, कोई कोर्स मैंने, जैसे टोस्ट मास्टर वहाँ भी मैं गया, फिर मैंने रोटरी में काम किया, फिर कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। तो इन सब एक्सपीरियंसेस से क्या हुआ कि एक तो आपकी सोशल स्किल्स बेहतर हो जाती हैं, दूसरा ये कि आपको बहुत सीखने को मिल जाता है, और आपको ये पता जाता है यार ये काम मेरे बस का है, ये काम मेरे बस का नहीं है। तो व्हेन यू आर 25, जब आपकी पढ़ाई शढ़ाई ख़त्म हो जाए, तो यू शुड हैव अ वेरी क्लियर विजन कि यार ये चीज़ मेरे बस की है, चीज़ मेरे बस की नहीं है। बहुत सी बार फॉर एग्जांपल हम बच्चे से पूछते हैं कि यार तुम क्या बनोगे? उसने बोला भाई मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। अब उस वक्त उसको ये नहीं पता कि पायलट बनने के लिए भाई आपको जो है ना फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स को पढ़ना पड़ेगा। वो उसकी एक ज़ाहिरी शक्ल देख के फैसला कर लेता है और अपना एक शौक़ बना लेता है। अच्छा, ये गलती बहुत आगे तक चलती है असल में। ठीक है कि अपने उसने घर में इसको देख मतलब चाचू को देख लिया कि वो जो है इंजीनियर हैं किसी बड़ी फर्म में, तो उसका हुआ कि यार मुझे भी इंजीनियर बनना है। अब उसको ये नहीं पता कि यार हो सकता है कि उसकी वो स्किल्स ना हो। तो फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ, मैं मैथमेटिक्स नंबर्स में वीक रहा हूँ और मेरी आर्ट साइड स्ट्रांग रही है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर कोई बिज़नेस भी करूँ तो वो आर्ट साइड वाला ज़्यादा हो। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यही बिज़नेस जो है वो किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, या मैं सॉफ्टवेयर हाउस खोल लेता जिसमें मैं लोगों को ऐप्स बना के दे रहा हूँ या वेबसाइट बना के दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैं अच्छा कर नहीं पाता। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करें, बहुत सारे लोगों के साथ काम करें, और
उसमें सिर्फ आपका एक मकसद हो कि मैंने अपने आप को पहचानना है। तो ये है मेरी advice। इत्तेफाक से मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे ही रहे। जैसे आपने कहा कि अनपेड इंटर्नशिप्स, तो मुझे याद है मैंने 2 या 3 अपने काम से रिलेटेड जगहों पे मैं जाता था और मैं कहता था कि भाई मैं आऊँगा, मेरा लैपटॉप होगा, आपको कुछ नहीं देना, सिर्फ एक सीट दे दीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 3 ऐसी इंटर्नशिप या शॉर्ट प्रोजेक्ट्स किए, चौथी से फिर रियल में काम मिलना शुरू हो गया था। तो ये एक्सपीरियंस था। और जो आपने एक्सपोजर की यानी एक्सपीरियंस करने की बात की, तो वो बचपन में मेगा स्ट्रक्चर आता था नेशनल ज्योग्राफी पे कि बुर्ज अल अरब कैसे बना और ताइपाई 101 कैसे बनी, पेट्रोनस टावर कैसे बना। तो देख के हमें लगा कि यार आर्किटेक्ट कोई चीज़ होती है, ये बनना चाहिए, क्योंकि वो इनपुट ही नहीं थे, तो एक ही इनपुट मिला कि आर्किटेक्ट हो सकता है। लेकिन वो भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ना सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था और मुझे पहले हफ्ते में ही पता चल गया था कि ये मेरे बस की नहीं है। तो मैं वीडियो देखने की हद तक वो काम की चीज़ थी। सो आई टोटली एग्री व्हाट यू सेड। अच्छा, अब इसमें एक सवाल है, वो ये है कि भाई आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट करके जाना चाहते हैं। सवाल अक्सर रखते हैं लोगों से कि अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों तो आप या आपकी कंपनी क्या करना चाहती है, सही है ना? या आप क्या चीज़ें चाहते हैं जो आप बोलते हैं चलो मैं तो ये कर रहा हूँ, लेकिन ये इतनी सारी चीज़ें हैं यार, कोई और ले ले, बीज तो डालना चाहिए ना। सही बात है। मेरी जो एक ख्वाहिश है या मेरा जो एक ख्वाब है, अगर मैं इसके ऊपर सोचूं, वो ये है कि हम एक ऐसा मुल्क बना के जाएं और ऐसी एक मुल्क को कौम बना के जाएं जो इस मईशत को और अपने बिज़नेस को और अपनी इकोनॉमिक्स को भी दीन का हिस्सा समझे और उसी स्पिरिट के साथ इसके ऊपर काम करे। मैंने देखा है कि जैसे क्योंकि हम लोग मदारिस को, मकातिब को दीन समझते हैं, तो इसमें पाकिस्तानियों ने बहुत तरक्की की। यानी हमारे मदारिस जो हैं उसमें बाहर दुनिया से पढ़ने लोग आते हैं। यानी मेरे मोहल्ले में चाइनीज़ रह रहे हैं, मेरे मोहल्ले में ऑस्ट्रेलियन रहे हुए हैं, तुर्की के लोग रहे हुए हैं। वो क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमारे मोहल्ले में मदरसा है, तो वहाँ पर हम लोग एक्सेलेंस पे गए हैं। तो हमारे मिजाज में एक तो है कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन से मोहब्बत है, ये बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है। इस चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा लिंक कर दें अपनी मईशत के साथ और अपने इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस के साथ भी, तो मेरे ख्याल में हमारा ये मुल्क जो है ना वो दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन सकता है। तो एक ख्वाहिश ये रहती है कि हमारे यानी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जिसमें हमारे जो दीनदार तबका है उसके भी हीरो वो लोगों के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हों, एक्सपोर्ट्स कर रहे हों, मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपनीज बना रहे हों, उनकी ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो कि वर्ल्ड में यूज़ हो रही हों और इसको अपना एक दीनी फरीज़ा समझ के करें। तो इस वक्त हमारे मिसाल के तौर पे अगर हमारा जीडीपी पर कैपिटा $1700 है तो एटलीस्ट 5000 है। तो आज हम जिन मसले मसाइल की वजह से यानी कोस रहे हैं और गम में हैं, और तो वो सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्राइम है, क्राइम की भी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आपकी ये यानी ये वो लोग होते हैं जिनको प्रॉपर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं बचपन में। तो मैं एक ऐसा मुल्क देखना चाहता हूँ जहाँ पर हमारी पाकिस्तानी कंपनीज जो है वो ग्लोबल फुटप्रिंट रखें, हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो, 100% बच्चे स्कूल के अंदर हों, सब बच्चों को ग़िज़ाइयत मिल रही हो, सब लोगों के पास शेल्टर हो, और एक यानी जो मेन स्ट्रीम एक दुनिया है। मैं ये नहीं बोलता कि यार चलो हम लोग दुनिया के सारे सबसे अमीर तरीन मुल्क हों, वो तो अल्लाह, लेकिन ये कि एटलीस्ट इतने हो कि हम लोग ख़ुद मुख्तार हों, हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग किसी भी इंटरनेशनल इशू के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल गज़ा फ़लस्तीन के ऊपर एक बहुत इंडिपेंडेंट लाइन ले सकें और एक्ट भी कर सकें। यानी हमारे पास मिलिट्री की इतनी पावर हो और हमारे पास इकोनॉमिक बैकअप्स इतने हो। मिसाल के तौर पर रूस है, कुछ लोगों को तो ये चीज़ें नेचुरली मिल गई, जैसे रशिया एक तो बहुत बड़ा मुल्क है, आवाम उसके पास उतनी नहीं है और वहाँ पे उनके पास ऑयल है। लेकिन अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के पास ऑयल जो है वो सिर्फ हमारी 10% रिक्वायरमेंट पूरी करता है, 90% आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी तरह हमारी जो गैस थी 50 साल पहले आई थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस वक्त हम लोग
दुनिया के ऊपर ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हम लोग इंटरनेशनल में यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। जो लोग जिन लोगों को करना चाहिए वो लोग भी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास वो यानी सॉफ्ट पावर आप जिसको बोलेंगे, जो क्योंकि अगर किसी के सहारे के ऊपर आपने तरक्की की हो, ठीक है, आपके अंदर वो खुद की कैपेबिलिटी ना हो, तो आपके पैर जो है वो हमेशा ज़मीन पे ही लगे। मिसाल के तौर पे जापानीज़ हैं, उनके पास ना ऑयल है, बड़ी मशहूर है, उनके पास कोई ऐसी, लेकिन उन्होंने जो तरक्की की है वो अपने सिस्टम्स और अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर की है। तो जब भी कोई कौम अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट करके ऊपर आती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर आती है। अगर वो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर आती है तो वो इतनी उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होती। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारी एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पर हम लोग दुनिया के लिए मिसाल बने कि यार ये इस्लामी ममालिक यानी दीन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करें अपनी तरक्की के लिए। क्योंकि और एक बिल्कुल एक मुशाहिदा है कि देखें दीन हमें बहुत सारी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से रोक देता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में शराब नहीं है, अब जिन मुल्कों में शराब आम है तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं लोगों का कितना वक्त वेस्ट हो रहा है। यानी पब्स में, मैं जापान में गया तो लोग जो है वो ट्रेन स्टेशन के ऊपर लेटे हुए हैं, फिर वहाँ पे क्राइम्स भी ऐसे हो रहे हैं। तो क्राइम्स हो रहे हैं, किसी ने पिया और कुछ किसी का कुछ तोड़ दिया, कोई रेप हो गया, कोई इस तरह की चीज़ें। तो देखा जाए तो उनके सिस्टम में ड्यू टू नॉट फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ इस्लाम, आप समझें कि 25% जो है ना वो नॉन इनएफिशिएंसी है। तो हम लोग उनसे 25% तो ऑलरेडी आगे हैं, यानी इफ़ यू कीप ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो अगर हम लोग ये वाली अपनी साइड भी थोड़ी फिक्स कर लें तो मैं समझता हूँ कि उम्मत में दीन की दावत के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि हम लोग एज अ एग्जाम्पल बनकर उभर सकते हैं। जिस तरह बहुत सारे यूरोप के लोग, वो अगर तुर्की ना होता तुर्की, तो वो मुसलमानों को एक अलग ही एंगल से देखते, लेकिन वो क्योंकि तुर्की को देखते हैं कि यार ये लोग क्योंकि वो उसकी अच्छी एक्सपोर्ट्स हैं, एक ट्रैवल एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, बहुत से लोग तो वहाँ पर आते हैं, फिर मुसलमान हो जाते हैं और उनको वहाँ का कल्चर ज़्यादा समझ में आता है। तो यानी ये दीन की दावत का एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जिसको हमने खाली छोड़ा हुआ है। और जिसके ऊपर भी कोई काम ना कर रहा हो या कोई सुन्नत छूटी हुई हो तो उसको ज़िंदा करने का सवाब जो है वो उतना ही ज़्यादा होता है। तो इस नीयत के साथ जो है मैं अपने जो राय है वो भी शेयर करता रहता हूँ और ख्वाहिश यही है कि और लोग भी आ जाएं साथ में ताकि इसके ऊपर और अच्छे से काम हो सके। अच्छा, हमारे इम्पैक्ट कास्ट की भी थीम यही है कि लोगों को ना हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देकर जाए। माशाल्लाह बहुत सारी प्रैक्टिकल एडवाइस ऑलरेडी लोगों को मिली और आपका भी यही मिजाज है कि भाई यानी लोगों को टू डूज़ बताए जाएँ, भाई ये कर लो। तो ये आपकी ख्वाहिश है और अभी बहुत सारे लोग इसको देख रहे होंगे, बहुत रेलिवेंट लोग देख रहे होंगे, तो आप उनको कुछ टू डूज़ बता दें कि भाई अगर ये हम चाहते हैं, लेट्स से ये हमारा अल्टीमेट विजन है, तो इसके लिए हम आज क्या स्टेप्स ले सकते हैं। चाहे मैं टीनेजर हूँ, चाहे मैं दीनदार हूँ, चाहे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, यंग हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो इन सब सेगमेंट्स के, इवन हाउस वाइफ्स हैं, नेशन बिल्डर्स हैं, सबके लिए कुछ स्टेप्स अगर आपके जहन में हो कि कौन क्या कर सकता है। अच्छा, मैं इसको ऐसे स्टार्ट करूँगा कि हमारी कंपनी की एक विजनिंग और वैल्यूज़ की एक्सरसाइज हो रही थी, तो हम लोग वो वैल्यूज़ निकाल रहे थे जो कि हमारी कंपनी में होनी चाहिए। एक वैल्यू है कमिटमेंट। अच्छा, कमिटमेंट का मतलब ये है कि आप जिन चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उनको एक्सेलेंस के दर्जे पे करने की पूरी कोशिश करें। तो सबसे पहले तो मेरी सबको ये गुजारिश होती है कि वो जिस भी फील्ड में, अगर आप ट्रेनर हैं तो आप ये कोशिश करें कि आप दुनिया के बेहतरीन ट्रेनर बन जाएं। अगर कोई बंदा डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, तो वो अपनी उस फील्ड में बन जाए। तीसरी चीज़ ये कि हमें, जिससे हमने एक एथिकल बिजनेस फोरम बनाया और उसमें हमने इसी नीड को आइडेंटिफाई किया कि बहुत से लोग अपने काम को दीन के साथ लिंक नहीं कर पा रहे और उसमें बहुत सारे इश्यूज भी निकल रहे हैं कि बहुत से लोग हैं तो बहुत दीन से क्लोज लेकिन अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस में एथिकल नहीं है, या अगर वो यानी एथिकल की भी बहुत सारी
डेफिनेशन हैं जिनको वो फॉलो कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उम्मत जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पा रही और एक मनहज पे नहीं आ पा रही, और जिसका जो रिज़ल्ट है आपके सामने। तो हमने एक फोरम बनाया जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन हैं और हम लोग आके इसके ऊपर बात करते हैं कि अपने बिजनेसेस को हम लोग दीन से अलाइन किस तरह कर लें। तो इसमें ऑफ कोर्स शरिया कंप्लाइंस के हवाले से ही बात होती है और ग्रोथ के हवाले से ही बात होती है, और एक दूसरे को हम लोग हेल्प करते हैं बेहतर ग्रो कराने में और बेहतर प्रैक्टिसेस डिप्लॉय करने में। उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है यानी उम्मत को बनाने में, और मुझे ऐसा लगता है कि और जिसमें ये जो पूरी एक मूवमेंट शुरू हुई फेमिनिस्ट वाली, इसमें मर्दों की मुझे गलती ज़्यादा लगती है, क्योंकि मर्दों ने अपना वो रोल प्ले नहीं किया जो उनको प्ले करना चाहिए था। फॉर एग्जांपल मर्द का एक रोल ही होना चाहिए कि वो अपनी पूरी कोशिश करे कि उसके घर वाले सुकून से रहें, उनको खाने पीने के मसले मसाइल ना हो, ठीक है। अब वो अगर बैठ के होटलों में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और वो इतने पैसे घर पे नहीं लेके आ पा रहे, तो फिर ये बोलती है ख़वातीन कि यार हम लोग कुछ काम शुरू करें ताकि कुछ बच्चों के पैम्पर के पैसे निकलें और ये सब चीज़। तो लेकिन ओवरऑल, लेकिन फिर उससे एक और मसला ये शुरू हुआ कि बहुत सारी ख़वातीन अपना वो जो घर पे काम कर रही हैं वो उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझती। तो मैं तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों से बात भी करता हूँ कि अगर एक खातून एक काम कर रही हैं, घर को अच्छे से संभाल रही हैं, बच्चों की कर रही हैं तरबियत, तो आप समझें कि ये 2 मिलियन से अबव की सैलरी का वो ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो उनकी फ़र्स्ट जो अटेंशन होनी चाहिए अपने घर पे होनी चाहिए, और साथ साथ अच्छा हर एक की फैमिली की सूरत-ए-हाल और उसके डायनामिक्स बड़े फ़र्क होते हैं। तो अगर आपकी फैमिली और उस वक्त जो आपकी सूरत-ए-हाल है उसमें रहते हुए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन की, तो वो भी लें, और उससे फ़ायदा ही होता है। आप जितनी अपने आप को ग्रूम करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकते हैं। और एक यानी मुझे बड़ी खुशी हुई, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एक पॉडकास्ट देखी जिसमें दोनों ख़वातीन ने निकाब और पूरा हिजाब किया हुआ था, ठीक है, और वो ख़वातीन के घरेलू जो मसाइल होती हैं वो उस पर बात कर रही थी। मैंने पूरी तो नहीं देखी, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा। तो ऐसा नहीं है कि बाहर निकल कर ही काम होंगे, बहुत सारे काम है जो कि घर पे बैठ के हो सकते हैं। तो और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई ऐसी स्किल उनके पास हो जो कि वो घर से बैठ के ज़रूरत पड़ने के ऊपर पैसे कमा सकें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यानी उसमें ये होगा कि वो कभी भी, एक तो ये कि अगर कभी मुश्किल पड़ जाए तो उनके पास एक बैकअप होगा, और उनका एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं 40s में यूजुअली या 50s में, अब मर्द काम पे जा रहे हैं, बच्चे भी बाहर हैं, तो अब ख़वातीन क्या करें। तो उस टाइम के ऊपर मैंने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन उनका घर पे वक्त जो है ना बहुत ही नॉन प्रोडक्टिव तरीके से गुजर रहा होता है, क्योंकि जो सीखने की जो उम्र थी उसमें उन्होंने अपना एक एपेटाइट नहीं बनाई, तो वो टीवी के ड्रामे और अब यूट्यूब पर घंटों घंटों ज़ाया हो रहे होते हैं। इसके मुकाबले में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मैथमेटिक्स की टीचर बन जाए तो वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकती हैं, अब आसपास के स्कूल में पढ़ा सकती हैं कि घर की ज़िम्मेदारी भी रहे। और तो कोई ना कोई तो ख़वातीन को भी मेरे हिसाब से अपना एक मेजर गिग बनाना चाहिए ताकि उनकी भी ज़िंदगी पूरी अच्छी प्रोडक्टिव गुजर सके। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि जितनी भी हमारी ऑडियंस ये देख रही होगी उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह अब जो भी डिस्कशन हुआ करेगा उसकी एक पावर पॉइंट या PDF बना के हम लिंक्स में दे दें ताकि वो पूरा LMS वाला लोगों को मिल जाए कि भाई ये पॉडकास्ट में डिस्कशन हुआ, उसके साथ कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस भी हों। बहुत अच्छा। तो आप सब बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और ऐसे मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो एक बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्टफुल काम कर रहा है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम।